हेलो बेटा, गुड इवनिंग। इवनिंग सर। स्क्रीन सबको दिख रहा है? यस सर। तो लास्ट क्लास में जो मैंने बताया था उसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। तो लास्ट क्लास में दूसरी मैंने बताया था बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ का थोड़ा सा पार्ट हुआ था, ठीक है। तो गैस लॉ में बॉयल्स लॉ कंप्लीट हो गया था और चार्ल्स लॉ के बारे में बताया था कि चार्ल्स लॉ क्या होता है और इसका ग्राफ कैसे बनाओगे। ग्राफ शायद अभी नहीं हुआ था, ठीक है। कल चार्ल्स लॉ के बारे में बताया गया था, है ना। तो इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो फिलहाल के लिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। वो जो था सर, वो जो था ना, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड गैस डिफरेंस, हाँ बोलो। का लास्ट पॉइंट बता दो सर, एक बार फोर्थ पॉइंट वो नहीं आया समझ दोबारा। फोर्थ पॉइंट इसमें समझ में नहीं आया। फोर्थ पॉइंट था क्या बेटा? सॉलिड लिक्विड, एक मिनट में देख ले रहा हूँ। सर ये था कोई पार्टिकल मोशन इज वाइब्रेटरी मोशन ऐसा। अच्छा, पार्टिकल मोशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू वाइब्रेटरी मोशन। और लिक्विड में है पार्टिकल मोशन इज वेरी स्लो और गैस में है पार्टिकल मोशन इज रैपिड एंड आल्सो रैंडम। देखो बेटा, जो गैस मालिक्यूल है, गैस मालिक्यूल की बात करोगे तो गैस मालिक्यूल में जो गैस पार्टिकल है वो रैंडम मोशन करते रहते, लगातार क्या करेंगे, मूवमेंट करते रहेंगे, है ना। तो जो गैस पार्टिकल है उसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब इसका जो स्पीड होगा गैस मालिक्यूल का बहुत ज़्यादा होगा। तो यार बेटा, जो गैस मालिक्यूल यस है सर। वो बहुत तेजी से मूव करेगा। तो एक जगह से अगर पार्टिकल दूसरी जगह मूव कर गया उसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, समझ आ रहा है बेटा? ट्रांसलेटरी मोशन क्या हुआ, तो जो पार्टिकल है एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर गया, तो ये हो गया ट्रांसलेटरी मोशन, है ना। यस। तो गैस गैस मॉलिक्यूल और लिक्विड मॉलिक्यूल में ट्रांसलेटरी मोशन होता है, मतलब गैस मॉलिक्यूल एक जगह से जाके उसमें पहुंच जाएंगे। उसी तरह से जो लिक्विड है ना, लिक्विड में भी जो लिक्विड पार्टिकल है वो मूवमेंट करता रहेगा, कभी पार्टिकल यहाँ पर कभी यहाँ पर, इस तरह से मूव करेगा, ट्रांसलेटरी मोशन करेगा, ठीक है। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे तो गैस और लिक्विड में तो कहाँ पर स्पीड ज्यादा होगा, गैस में ज्यादा होगा या लिक्विड में ज्यादा होगा? सर गैस में। गैस गैस में ज्यादा होगा, है ना। तो गैस में ट्रांसलेटरी मोशन बहुत ज्यादा होता है और लिक्विड में ट्रांसलेटरी मोशन कम होता है, ठीक बेटा। आ जाते हैं ओके सर। सॉलिड में। सॉलिड में आ जाओ। जो सॉलिड है, सॉलिड में जो सॉलिड का पार्टिकल है वो अपने पोजीशन पर फिक्स रहता है, ये मूव नहीं करेगा, ठीक है। मालूम है, सॉलिड में मैंने NaCl का स्ट्रक्चर बताया था। NaCl का स्ट्रक्चर कुछ तरह से होगा, है ना, Na प्लस Cl माइनस। तो ये मान लो Na प्लस है, ये Cl माइनस है, ठीक है। तो एक सर्कल जो है Na प्लस, दूसरा सर्कल Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, है ना। तो अलग अलग पोजिशन पर फिक्स है NaCl। जो सॉलिड है, सॉलिड में जो सॉलिड पार्टिकल है वो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा। अगर ये मूव कर गया तो जो सॉलिड है सॉलिड पर चेंज हो जाएगा, है ना, उसका शेप चेंज हो जाएगा अगर पार्टिकल मूव कर गया तो। जो सॉलिड बेटा, सॉलिड में कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता। यहाँ पर होता क्या है, वाइब्रोनिक मोशन था, वाइब्रेशनल मोशन होगा, मतलब अपने पोजीशन पर इधर उधर केवल हिलता डुलता रहेगा, ठीक है। ये जो पार्टिकल इस तरह है टू एंड फ्रो मोशन करेगा, ये वाला भी इस तरह से, ये वाला भी टू एंड फ्रो मोशन करेगा। तो ये हो क्या रहा है बेटा, वाइब्रेट कर रहा है ये पार्टिकल। वाइब्रेशन समझ रहे हो ना? यस सर। हाँ, तो ये वाइब्रेट करेगा, ये जितने भी पार्टिकल सब वाइब्रेट करेगा, लेकिन कोई भी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा सॉलिड में। तो सॉलिड में ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया तीनों चीजें? यस सर। और किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। सर हाँ बोलो। सर एक बार थर्मल एनर्जी वाला भी समझा दो। थर्मल एनर्जी आ जाओ। देखो, थर्मल एनर्जी क्या होता है ना। तो थर्मल मतलब होता है हीट, हीट एनर्जी। थर्मल मतलब हीट हो गया, हीट एनर्जी। मतलब कि अगर किसी सब्सटेंस को, चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो गैस हो,
उसको हीट दोगे, है ना, हीट एनर्जी दोगे, तो क्या होगा बेटा, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? कोई भी यस सर। पार्टिकल हो, चाहे गैस का पार्टिकल हो, चाहे लिक्विड का हो, चाहे सॉलिड का पार्टिकल हो, अगर उसको हम लोग हीट एनर्जी देंगे तो उस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो थर्मल एनर्जी मतलब एक काइनेटिक एनर्जी होगा, जो हीट एनर्जी तुम थर्मल एनर्जी दे रहे हो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा उतना ज्यादा पार्टिकल क्या करेगा, अगर काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल ज्यादा हो गया तो पार्टिकल क्या करेगा बेटा, तेजी से मूव करेगा, उसका स्पीड बढ़ जाएगा, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होता है दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, पढ़ा होगा तुमने, है ना। तो अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया तो क्या बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा पार्टिकल स्पीड। का। तो थर्मल एनर्जी मतलब स्पीड हो गया, जितना ज्यादा थर्मल एनर्जी उतना ज्यादा पार्टिकल का स्पीड, और जितना ज्यादा स्पीड होगा उतना ही जो मोशन है ना, जो काइनेटिक एनर्जी है वो पार्टिकल का बढ़ जाएगा। तो ये थर्मल एनर्जी मैंने बताया था, कहाँ था थर्मल एनर्जी, स्टार्टिंग में रहा होगा, यहाँ पे देखो थर्मल एनर्जी है ना। तो देखो जो थर्मल एनर्जी है गैस में सबसे ज्यादा है, प्रीडोमिनेंस ऑफ थर्मल एनर्जी गैस में ज्यादा है ना, और सॉलिड है, सॉलिड में कम है। गैस में अगर थर्मल एनर्जी ज्यादा है तो क्या करेगा, गैस का स्पीड ज्यादा है, और सॉलिड में थर्मल एनर्जी कम है तो सॉलिड में स्पीड है ही नहीं, जीरो है स्पीड, है ना, मूवमेंट नहीं करेगा, क्या वाइब्रेशन करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर बताया गया डायग्राम से। और किसी कोई डाउट है? और किसी कोई डाउट बेटा तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो आगे पढ़ रहा हूँ मैं। तो चार्ल्स लॉ का जो फॉर्मूला है तुमने देख लिया होगा, जो चार्ल्स लॉ है ना, दैट इज V is directly proportional to the provided number of moles and pressure is constant, है ना, मतलब वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस is directly proportional to their absolute temperature if pressure is constant। ये चार्ल्स लॉ है। तो चार्ल्स लॉ का एक डिफरेंट फॉर्म मैंने बताया था जहां पर तुमने कांस्टेंट को, है ना, एलिमिनेट किया था। अगर कांस्टेंट के को हटाओगे तो वहां पर V नॉट आ जाएगा, और जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर यहाँ पर 270 है ना, यहाँ पर टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में होगा। तो ये सेकंड फार्मूला था, दोनों फार्मूला मैंने बता दिया चार्ल्स लॉ का। अब आते हैं इसके ग्राफ पर। जो चार्ल्स लॉ है, चार्ल्स, अच्छा यहाँ पर कंडीशन भी है, रिलेशन बिटवीन टू कंडीशन, वो भी देख लेते हैं। तो चार्ल्स लॉ क्या है बेटा, P इज इक्वल टू KT। तो अगर V बाई टी करोगे, V बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगर एक कंडीशन ले लेते हैं V1 बाई T1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, V1 बाई T1 इज इक्वल टू K। दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर दूसरा कंडीशन अगर तुमने T2 टेम्परेचर पर वॉल्यूम मेजर किया V2, है ना, तो यहाँ पर भी चार्ल्स लॉ वैलिड होगा, यहाँ पर जाएगा V2 डिवाइड बाई T2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगर राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा, तो कंपेयर करोगे तो V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2 आ जाएगा। ठीक है, और अगर थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड करोगे तो V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2 इज इक्वल टू V3 बाई T3 इज इक्वल टू डॉट 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 चलता रहेगा। ठीक है, तो एक कंडीशन, रिलेशन बिटवीन कंडीशन, अलग कंडीशन तुमने किया, तुमने वॉल्यूम को चेंज किया, टेम्परेचर को चेंज किया, तो V बाई टी हमेशा कांस्टेंट आएगा, चाहे V का वैल्यू कुछ भी हो, T का वैल्यू कुछ भी हो, तुम V बाई टी का रेशियो लोगे तो वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। ये चार्ल्स लॉ है। तो आगे आ जाएंगे, यहाँ पर आगे है नेक्स्ट पॉइंट में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। तो ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर जो चार्ल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ में ग्राफ को हम लोग आइसोबार बोलते हैं। ठीक है, यहाँ एक वर्ड है आइसोबार। तो आइसोबार का मतलब क्या होता है, आइसोबार मतलब बार किसका यूनिट है, प्रेशर का, है ना। तो आइसो मतलब कांस्टेंट या सेम,
बार मतलब प्रेशर। तो अगर सेम प्रेशर पर तुमने या कांस्टेंट प्रेशर पर कोई ग्राफ प्लॉट किया है तो उसको आइसो बार बोलोगे, है ना। तो यहाँ पर जो चार्ल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ क्या होता है बेटा, कांस्टेंट प्रेशर। चार्ल्स लॉ कांस्टेंट प्रेशर पर ट्रू होता है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो भी ग्राफ ड्रॉ करोगे उसको तुम क्या बोलोगे, आइसो बार। ठीक है। तो जो पहला डायग्राम यहाँ पर हम लोग बनाएंगे वो है V वर्सेस T। V वर्सेस T मतलब वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। ठीक है। और ये बहुत ही आसान है। हमारा y एक्सिस है, यहाँ पर वॉल्यूम है, x एक्सिस पर तुम्हारा टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर यहाँ पर मैं केल्विन में ले रहा हूँ, टेम्परेचर यहाँ पर केल्विन में। ठीक है। यहाँ पर डिग्री सेल्सियस दिया गया है, मैं इसको केल्विन में ले रहा हूँ। तो अगर चार्ल्स लॉ को लिखोगे तो V इज इक्वल टू KT, है ना। तो ये क्या होगा बेटा, ये तुम्हारा जो इक्वेशन है दैट इज स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना। क्योंकि यहाँ पर जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट जीरो है, जो प्लस सी, अगर सी की बात करोगे तो सी यहाँ पर जीरो है। ठीक है। तो कांस्टेंट यहाँ पर कुछ है ही नहीं। तो v इज इक्वल टू KT। तो यहाँ पर स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा k, है ना। तो यहाँ पर जो स्लोप है, स्लोप इज इक्वल टू k होगा। ठीक है। तो अगर तुम कंपेयर करोगे y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो c क्या होगा, यहाँ पर दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, है ना। तो y की जगह पर v लिख दिया तुमने, k क्या होगा बेटा, m इज इक्वल टू k कांस्टेंट, और c यहाँ पर जीरो हो गया। ठीक है। तो ये तुम्हारा ग्राफ हो जाएगा स्ट्रेट लाइन का पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इसका ग्राफ जिस तरह से आएगा, v यहाँ पर है, t यहाँ पर है, जिस तरह से ग्राफ जाएगा। सर स्लोप क्या है? स्लोप यहाँ पर k है, कांस्टेंट, है ना। ठीक है। तो इसको तुम क्या बोलोगे, आइसोबार। आइसोबार क्यों बोलोगे, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पर ड्रॉ किया है ना। यहाँ पर जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है। तो ना रे बेटा, अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें और तुम्हें समझना है। अब तुमने बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम ड्रॉ करें, इसमें ले लेता हूँ, ये देखो बेटा, यहाँ पर तुमने ले लिया हमारा चार्ल्स लॉ है, किसके बीच में, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। ये वॉल्यूम पे ले लिया, यहाँ पर तुमने ले लिया टेम्परेचर। ठीक है। दोनों तुमने ले लिया, इसके बीच में एक ग्राफ प्लॉट करोगे, इस तरह से आएगा स्ट्रेट लाइन। इसको तुम क्या बोलोगे, आइसोबार बोलोगे। ये हो गया आइसोबार। अब ये जो आइसोबार है तुमने किसी प्रेशर पर ड्रॉ किया होगा, इस तरह से दो और आइसोबार ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर जो प्रेशर है P1, यहाँ पर प्रेशर P2, यहाँ पर प्रेशर P3 है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P1, P2, P3, है ना। तो P1, P2, P3 में क्या रिलेशन है तुम्हें बताना होगा। याद करो, बॉयल्स लॉ में इस तरह से मैंने क्वेश्चन कराया था। ठीक है। तो यहाँ तुम क्या करोगे, जो टेम्परेचर है ना, उस पर एक परपेंडिकुलर इस तरह से ड्रॉ कर दोगे, है ना। इस एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर तुमने ड्रॉ कर दिया। तो जो तीनों ग्राफ है, तीनों ग्राफ को 3 पॉइंट पर कट करेगा, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। तो पॉइंट ए के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम को देख लो, बी के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम को देख लो, और सी के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम को देख लो। तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा बेटा, यहाँ पर वॉल्यूम तुमने ले लिया V3, यहाँ पर वॉल्यूम V2 है, यहाँ पर वॉल्यूम V1 है। तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम कौन सा होगा, V1, V2, V3 में वॉल्यूम किसका ज्यादा है, V3। तो वॉल्यूम अगर बात करोगे, वॉल्यूम V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1, है ना। अब तुम्हें प्रेशर बताना है, अगर वॉल्यूम ज्यादा तो प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर, वॉल्यूम और प्रेशर में रिलेशन क्या है बेटा,
तुमने पढ़ लिया है बॉयल्स लॉ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो P3 P2 P1 ये आ जाएगा तुम्हारा रिलेशन। इसका मतलब P1 इज ग्रेटर देन P2 एंड P2 इज ग्रेटर देन P3। किसी कोई डाउट है दोबारा देख लो, है ना, दोबारा देखो। यहाँ पर तुमने क्या किया बेटा, सबसे पहले तीनों ग्राफ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तुमने टी एक्सिस पर। ठीक है, तो जो ये तुम्हारा लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ये तीनों कर्व को 3 पॉइंट पर सर कट करेगा। हाँ सर, इधर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। नहीं, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, बिल्कुल सही बात है। पहले देखो जब मैं बोल रहा हूँ, तीनों ग्राफ को देखो, यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर है ना। ठीक है, यस सर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर ये हो गया। कांस्टेंट टेम्परेचर पर 3 प्रेशर मिला, ए बी सी। ठीक है, एक तो इस कर्व के लिए प्रेशर कांस्टेंट है, इस पूरे कर्व के लिए यहाँ पे जो तुमने अलग अलग 3 लाइन बनाया, 3 लाइन के लिए प्रेशर कांस्टेंट है ना। ये आइसो बार है, जो लाइन जा रहा है बेटा उसका प्रेशर कांस्टेंट होगा। लेकिन तीनों अलग अलग कर्व है ना, यहाँ पर ये तुमने पहले बनाया, यहाँ पर ये दूसरी बार बनाया, तीसरी बार बनाया, तीनों के लिए जो प्रेशर होगा अलग अलग होगा ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तुमने एक ग्राफ प्लॉट किया P1 टेम्परेचर, P1 प्रेशर पर, फिर दूसरा ग्राफ प्लॉट किया P2 प्रेशर पर, P2 कांस्टेंट रखा, तुमने दूसरा ग्राफ प्लॉट किया, फिर तीसरा ग्राफ प्लॉट किया प्रेशर को बढ़ाकर या कम करके P3। ठीक है, तो 3 ग्राफ तुमने प्लॉट किया, तो तीनों क्या होगा, तीनों ही आइसोबार है। P1 P2 P3 क्या होगा, आइसोबार। तुमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया जो आइसोबार को पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी पर कट कर रहा है। पॉइंट ए के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम V3 है, बी के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम V2 है, सी के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम V1 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर तुम देखोगे V1, यहाँ पर 3 कंडीशन है। ये तो तुम्हारा हो गया V3 P3 है ना, V3 P3, यहाँ पर जो तुम्हारा पॉइंट होगा ये वाला पॉइंट, क्या होगा, V3 P3 होगा, है ना। ये पॉइंट मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम है V3 है, प्रेशर क्या है, P3 है। ठीक है, तो तुम्हें मालूम है कि V3 V2 V1 में क्या रिलेशन, देखो ऊपर जा रहे हो तो बढ़ रहा है यहाँ पर, तो V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1। तो अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा, तुमने पहले पढ़ा है ना। अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो P1 है ये V3 है, तो यहाँ पे P3, तो P3 इज लेस देन P2, P2 इज लेस देन P1। ठीक है, तो ये रिलेशन तुम्हें मिलेगा। समझ में आ रहा है मैंने कैसे किया इसको? यस सर। इसी तरह से हर एक ग्राफ को करोगे। इस तरह पूछ दिया कि इसमें क्या रिलेशन होगा, तो 2-3 पॉइंट तुम ड्रॉ करोगे, है ना। कांस्टेंट प्रेशर या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम का एक फोटो परपेंडिकुलर डालोगे, फिर उसको कोरिलेट करोगे कि कहाँ पर क्या हो रहा है, तो समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर भी दिया गया है, जो ग्राफ सबसे नीचे रहेगा उसका प्रेशर ज्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पर भी देखो जो नीचे था उसका प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, P4 is greater than P3, P3 is greater than P2, P2 is greater than P1। ठीक है, इस तरह तुमने बना लिया इसको। तो ये समझ में आ रहा है सबको आइसो बार? यस। अगर ये समझ में आ गया तो एक दूसरा ग्राफ भी बनाते हैं डिग्री सेल्सियस में। प्रेशर को कहते हैं। आइसोबार मतलब कांस्टेंट प्रेशर ग्राफ को आइसोबार बोलोगे। आइसोथर्म क्या होता है, आइसोथर्म होता है कांस्टेंट टेम्परेचर ग्राफ। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर में तुमने कोई भी ग्राफ प्लॉट किया तो उसको आइसोथर्म बोलोगे। ठीक है, और अगर कांस्टेंट प्रेशर पे कोई ग्राफ प्लॉट किया तो तुम उसको क्या बोलोगे, आइसोबार। ठीक है, तो ये है, ये टर्मिनोलॉजी दिया गया है, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जो दिया गया उसको मानना पड़ेगा। तो ये समझ में आ गया तुम्हें? तो ये जो ग्राफ हमने बनाया है, ये ग्राफ किसमें है, केल्विन टेम्परेचर में है। अब हम लोग एक दूसरा ग्राफ प्लॉट करेंगे जो होगा, ये जो दूसरा ग्राफ है ये हम लोग बनाएंगे यहाँ पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में। ठीक है, इसको हम लोग डिग्री सेल्सियस में प्लॉट करेंगे।
तो यहाँ पर टेम्परेचर होगा डिग्री सेल्सियस में होगा, वॉल्यूम वही है ना। तो अब देखो यहाँ पर ये 0 केल्विन है, अगर तुम आगे बढ़ते जाओगे तो जो है ना, तो 0 डिग्री जीरो केल्विन मतलब क्या हुआ यहाँ पे, 0 केल्विन मतलब -273 डिग्री सेल्सियस होगा ये पॉइंट। अगर इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो तो हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इसमें आगे बढ़ते चले जाओगे तो यहाँ पर कहीं पर आएगा 0 डिग्री सेल्सियस आएगा यहाँ पर। यस। फिर आगे जाओगे यहाँ पर तो ये प्लस टेम्परेचर प्लस डिग्री सेल्सियस होगा, 3 डिग्री सेल्सियस, है ना। अब तुम्हें क्या करना है, जो वॉल्यूम है वॉल्यूम वाले को 0 डिग्री सेल्सियस कर दो। तुम्हारा जो ग्राफ है ये 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होगा, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस से। तो यहाँ पर जो तुम्हारा टेम्परेचर है वो क्या होगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस है ना। चलो इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव एक्सिस भी चाहिए, थोड़ा सा नेगेटिव एक्सिस वाला मैं ग्राफ ले लेता हूँ जहाँ पर नेगेटिव एक्सिस भी बना हुआ, ठीक, ये हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया। यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, वॉल्यूम, यहाँ पे तुम लिखोगे टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो तुमने लिख लिया। आ जाओ यहाँ पर, तो जो तुम्हारा ग्राफ है वो 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होगा, है ना। तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा, मतलब कि जो तुम्हारा वॉल्यूम है वॉल्यूम तुम यहाँ रख दो, ये तो होगा। अगर तुम इसको डिग्री सेल्सियस में देखना चाह रहे हो तो जो ये तुम्हारा वॉल्यूम एक्सिस यहाँ रख दो, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पर होगा, यहाँ पर 0 पर, है ना। पूरा ग्राफ तो वैसा ही रहेगा। जो ग्राफ है कहाँ स्टार्ट होगा, ग्राफ स्टार्ट होगा -273 से, तो -273 से ग्राफ स्टार्ट होगा, ठीक है। -273 से ग्राफ स्टार्ट होगा और फिर ये क्या होगा बेटा, इस तरह जाएगा, काला ने P3 कर दिया, P3 है, समझ आ रहा है बेटा, ये ग्राफ समझ आ रहा है जो मैंने बनाया P3 के लिए। मैं केवल एक ग्राफ बना रहा हूँ P3 के लिए, ठीक है। जो ये तुम्हारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर है, तो 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होगा, -273 डिग्री सेल्सियस से, तो -273 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा डिग्री सेल्सियस वाला ग्राफ। अगर तुम अलग अलग आइसो बार बनाओगे तो एक और इस तरह से बना सकते हो, है ना, इस तरह से और इस तरह बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सॉलिड लाइन इस तरह से भी डार्क लाइन भी बना सकते हो या डॉटेड लाइन भी, दोनों बना सकते हो, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है सबको किस तरह बना दिया मैंने ये वाला ग्राफ, बस तुमने y एक्सिस को शिफ्ट कर दिया है, अब कुछ है ही नहीं है। दूसरा ग्राफ है VT वर्सेस T डायग्राम, है ना, VT वर्सेस T। तो VT वर्सेस T बना लेते हैं, बॉयल्स लॉ के लिए VT वर्सेस T। पहले एक्सिस यहाँ पर ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो एक्सिस यहाँ पर हो जाएगा VT वर्सेस T का जो एक्सिस है, तो यहाँ पर तुम बनाओगे VT, V/T है या VT है, देख लेता हूँ, V/T वर्सेस T है, ठीक है, V/T वर्सेस, तो जो ग्राफ है V/T वर्सेस T, ये ग्राफ है। तो y एक्सिस पर तुम्हारा V/T होगा और x एक्सिस पर टेम्परेचर है। तो अब यहाँ पे तुम चार्ल्स लॉ लिखोगे। चार्ल्स लॉ क्या होता है बेटा, V = kT, है ना। इसका मतलब V/T क्या होगा, V/T = कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट, दिख रहा है यहाँ पर V/T कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो ग्राफ होगा वो कांस्टेंट ग्राफ होगा, टेम्परेचर कितना भी बढ़ा दो V/T जो रेशियो होगा कांस्टेंट आएगा, इस तरह से, है ना, एक कांस्टेंट कर्व आएगा। इससे कोई डाउट है इसमें? हाँ, तो इस तरह से कांस्टेंट ग्राफ आएगा, बना लो। नेक्स्ट ग्राफ हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट ग्राफ है V वर्सेस, ये क्या हो गया, 1/T होना चाहिए यहाँ पर, V वर्सेस 1/T, थोड़ा मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, V वर्सेस 1/T, ठीक है। तो V वर्सेस 1/T ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे देख लेते हैं। ड्रॉ, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक
ये वाला एक्सिस, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये सब पुराना वाला। तो यहाँ पर है P वर्सेस 1/t। तो यहाँ पर वॉल्यूम हो गया y एक्सिस पर, और x एक्सिस पर है तुम्हारा 1/t। ठीक है, 1/t है यहाँ पर। तो इस फॉर्म में तुम्हें चार्ल्स लॉ इक्वेशन को लाना पड़ेगा, जो चार्ल्स लॉ है उसको लाना पड़ेगा। तो चार्ल्स लॉ है क्या? चार्ल्स लॉ है v इज इक्वल टू kt, है ना, v इज इक्वल टू kt। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, v मल्टीप्लाइड बाई 1/t इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हो जाएगा, है ना। तो अब इसको तुम कंपेयर करो x इंटू वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट से, x इंटू वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। मैं इसको थोड़ा सा सही से लिख दे रहा हूँ, y इज टू x कर दो, ठीक है, y x इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो y क्या होगा बेटा? y इज इक्वल टू, कंपेयर करो, y इज इक्वल टू v हो गया है ना, x क्या होगा? x इज इक्वल टू 1/t, और यहाँ पर कांस्टेंट तो है ही, तो y x इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये इक्वेशन होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ मैंने बताया कैसा होता है, जिस तरह से मैंने बताया था, याद करो, बोयल्स लॉ में बताया था, इंफिनिटी से स्टार्ट होगा, इंफिनिटी में खत्म होगा, ठीक है। इस तरह से इंफिनिटी से स्टार्ट हुआ और इंफिनिटी में जाकर फिनिश होगा, तो ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और ये तुमने कांस्टेंट प्रेशर पर बनाया है, तो याद रखो ये क्या होगा? आइसोबार, ठीक है। समझ में आ गया ये वाला ग्राफ? सर ये वाला, सर एक बार और बताओ। एक बार और देखो, एक बार और देख लो बेटा। तुमने बोयल्स लॉ बनाया था कल, मैं दोबारा बताता हूँ बोयल्स लॉ, है ना। तो बोयल्स लॉ क्या था? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो यहाँ तुमने निकाला था V इंटू पी इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। तो पीवी में तुमने डायग्राम बनाया था, पीवी डायग्राम, तो पीवी डायग्राम कैसे आया था? इस तरह से आया था, इस तरह से आया था ना। तो यहाँ पर क्या है? वाई वी इज इक्वल टू क्या है? एक्स है, पी इज इक्वल टू क्या है? वाई है, इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये तुम्हारा इस इक्वेशन का, इस ग्राफ का इक्वेशन हो गया, है ना। तो याद रखो, ये तुम्हें बाद में मैथ में बताया जाएगा, मैं केवल इक्वेशन बता दे रहा हूँ, है ना। तो x इंटू वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, x इक्वल टू वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर इस तरह से कोई ग्राफ आ रहा है, कोई इक्वेशन आ रहा है, तो ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। याद कर लो, यहाँ पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लिख लो यहाँ पर, ठीक है, हाइपरबोला। ये अभी नहीं पढ़ाया जाएगा, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया जाएगा, नेक्स्ट डे बताया जाएगा, अभी शायद तुम लोगों को नहीं पढ़ाया जा रहा होगा ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। तो जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है उसका ग्राफ इस तरह से रहेगा, इसको बना लो। ओके सर। आगे आ जाते हैं बेटा, जो लास्ट ग्राफ है V वर्सेस T टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, मैंने बना दिया था अभी कुछ देर पहले ही। तो यहाँ पर जो तुमने टेम्परेचर लिया है डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तुमने डॉट डॉट क्यों लिया? क्योंकि इसको एक्स्ट्रापोलेट किया है नेगेटिव एक्सिस के साथ, इसलिए यहाँ पर एक्स्ट्रापोलेशन को इसने डॉट डॉट से रिप्रेजेंट किया है। तो उसको सॉलिड भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से सॉलिड लाइन भी बना सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, ये तुम्हारा हो गया चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ, बोयल्स लॉ का मैंने कुछ इलस्ट्रेशन किया था, चार्ल्स लॉ का इलस्ट्रेशन हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है। जो चार्ल्स लॉ है इसका जो इलस्ट्रेशन है, वैसे बोयल्स लॉ में एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, शायद यहीं का है, 5 ग्राम ऑफ इथेन कन्फाइंड को छोड़ दो, बाद में कर लेंगे, एक साथ ही कर लेंगे जितने भी क्वेश्चन है ना। आ जाते हैं यहाँ पर गेलुसाफ लॉ में। तो गेलुसाफ लॉ क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो बहुत ही आसान है ये। तो जिस तरह से हम लोगों ने चार्ल्स लॉ देखा था, बोयल्स लॉ देखा था डिटेल में, उसी तरह से हम लोग देखेंगे गेलुसाफ लॉ। तो यहाँ पर भी लॉ देखेंगे, रिलेशन बिटवीन कंडीशन देखेंगे, और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ये देखेंगे, तीनों चीजें, ठीक है।
तो पहले आ जाते हैं लॉ को देख लेते हैं। लॉ क्या बोलता है यहाँ पर? तो लॉ बोलता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है, प्रोवाइडेड नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम आर कांस्टेंट्स। तो इट स्टेट दैट प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ ये मैं से कहता हूँ, given mass of a gas is directly proportional to the Kelvin temperature at constant volume, ठीक है। मतलब प्रेशर क्या होगा? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, है ना। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ये होता है। अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा। अगर ये मैंने पहले बता दिया था, तुमने एक क्लोज्ड कंटेनर ले लिया, अब यहाँ पर इस कंटेनर में तुम लगा दो आग, ठीक है, नीचे बर्नर लगा दो, जो हीट रहेगा बेटा, हीट को गैस पार्टिकल एब्जॉर्ब करेगा। जब गैस पार्टिकल हीट एब्जॉर्ब करेगा तो क्या करेगा? इस कंटेनर से कोलाइड करेगा। जब कोलाइड करेगा तो इसका प्रेशर बढ़ जाएगा, समझ आ रहा है? तो जो गैस पार्टिकल है कंटेनर कोलाइड करेगा तो गैस पार्टिकल का प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना। इसका मतलब टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। जितना ज्यादा तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी को हटाया, कांस्टेंट आ गया, प्रोपोर्शनलिटी को हटाया, कांस्टेंट आ गया, ठीक है। तो P इज इक्वल टू KT, यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा? P/T इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये मिलेगा ना। ये क्या मिल रहा है बेटा यहाँ से? यस सर। P/T इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। एक लाइन यहाँ पर मिसिंग है कांस्टेंट वाला, वेयर K इज इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हो, वेयर K इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, लिख लिया। K इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया यहाँ पर, तो इसको नोट कर लो। फिर आता है यहाँ पर रिलेशन बिटवीन कंडीशन पर, ठीक है, रिलेशन बिटवीन कंडीशंस पर। तो P/T क्या होगा? P/T यहाँ पर कांस्टेंट है, P/T इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो P1/T1 क्या होगा? कांस्टेंट होगा। जिस तरह से P2/T2 भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। उसी तरह से P3/T3 क्या होगा? कांस्टेंट होगा। याद करो, जितने भी कंडीशन मैंने डराइव कराया था ऊपर, उसी तरह से ये भी होगा कि कांस्टेंट दूसरे कांस्टेंट इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? P/T इक्वल टू कांस्टेंट, तो P1/T1 भी कांस्टेंट होगा, P2/T2 भी कांस्टेंट होगा, P3/T3 भी कांस्टेंट होगा, सब कांस्टेंट एक दूसरे के बराबर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो याद रखो यहाँ पर जो तुमने ग्राफ बनाया है वो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कर्व है, ये की ग्राफ बनाया है यहाँ पर, और भी ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। तो प्रेशर यहाँ पर हो गया, प्रेशर, और यहाँ पर है टेम्परेचर। तो चार्ल्स लॉ यहाँ लिखेंगे, P इक्वल टू KT, ये होगा तुम्हारा चार्ल्स लॉ। इसको कंपेयर करो y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करो, तो यहाँ पर y क्या आ रहा है? y इक्वल टू p आ रहा है, m क्या होगा बेटा? m, तो k होगा, t क्या होगा यहाँ पर? x, है ना, यहाँ पर उल्टा ले दिया, तो यहाँ पर x क्या होगा? t, और कांस्टेंट c क्या है? 0, ठीक है। सब तुमने निकाल लिया। ये y इक्वल टू mx प्लस c टाइप का इक्वेशन मिल गया तुम्हें, है ना। ये स्ट्रेट लाइन आएगा मूविंग अपवर्ड, क्योंकि यहाँ पे स्लोप है, स्लोप क्या है? टेम्परेचर। यहाँ पे जो स्लोप है, सॉरी स्लोप यहाँ पर है k, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ आएगा, बिल्कुल चार्ल्स लॉ टाइप का। हाँ सर, ये गेल-सिक्स लॉ का नहीं होगा रिप्रेजेंटेशन? गेल-सिक्स लॉ का ही है ये, PT, ये तो है ना सर। चार्ल्स लॉ लिखा हुआ है तो यहाँ पर हेडिंग में चार्ल्स लॉ। अच्छा, मैं केवल ग्राफिकल, ये शायद वहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया होगा, शॉर्ट की का यूज करते समय। मैं केवल लिख रहा हूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये गेल-सिक्स लॉ ही चल रहा है बेटा, ऊपर जो तुमने हेडिंग डाला था यहाँ पर गेल-सिक्स लॉ वही चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? गेल-सिक्स लॉ चल रहा है, तो जितने भी तुमने कंडीशन यहाँ पे देखा वो सब गेल-सिक्स लॉ का ही है,
ठीक है। तो ये गेले-सॉक लॉ चलता है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गेले-सॉक लॉ। समझ में आ रहा है बेटा? ओके, तो देख ले यहाँ पर, और कुछ तो है नहीं यहाँ पर। उसी तरह दूसरा ग्राफ भी तुम बना सकते हो, एक ग्राफ मैंने बता दिया तो बार बार बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। बिल्कुल चार्ल्स लॉ टाइप का ही है, जो ग्राफ मैंने चार्ल्स लॉ में ड्राइव किया था उसी तरह से यहाँ पर भी ये वाला ग्राफ होगा। बस याद रखो यहाँ भी तुमने ग्राफ प्लॉट किया है वो किस पर प्लॉट किया बेटा? कांस्टेंट वॉल्यूम पर। याद रखो यहाँ पर जो वॉल्यूम है वॉल्यूम कांस्टेंट है ना। तो गेले-सॉक लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट वॉल्यूम ग्राफ को हम लोग बोलते हैं आइसोकोर, आइसोकोर बोलते हैं, ठीक है। ये आइसोकोर है। तो आइसोकोर क्या होता है बेटा? कांस्टेंट वॉल्यूम कर्व। कांस्टेंट वॉल्यूम डायग्राम को आइसोकोर बोलते हैं। तो ये आइसोकोर हो गया, ये सब जितने भी डायग्राम पे बना V1 V2 V3 ये सब आइसोकोर होगा, ठीक है। बस यहाँ पे एक न्यू टर्मिनोलॉजी है आइसोकोर। बिल्कुल उसी तरह से जो नीचे वाला ग्राफ होगा उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। देखो यहाँ पर V3 V2 V3 V4 V2 V1, तो ये रिलेशन आ रहा है V4 इज ग्रेटर देन V3, V3 इज ग्रेटर देन V2, V2 इज ग्रेटर देन V1। कैसे यहाँ निकालोगे? इस तरह से तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, 4 पॉइंट मिलेगा 1 2 3 4, है ना। इसको कंपेयर कर लोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। किसी कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो। आइसोकोर मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। हाँ, कांस्टेंट वॉल्यूम लिख लो यहाँ पर। आइसोकोर मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम डायग्राम ग्राफ, कांस्टेंट वॉल्यूम ग्राफ, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम का जो ग्राफ होगा उसको आइसोकोर बोलोगे। अवोगाद्रोज लॉ सर रिलेशन कैसे आया? B4 कैसे बना? क्या? रिलेशन कैसे आया था? B4 ये वाला इस तरह से ऊपर वाला जो तुमने किया था बेटा, ये मैंने बताया था ना यहाँ पर। यहाँ पर ये वाला कैसे आया था बेटा? P4 देखो, P4 P3 P2 P1 कैसे आया था? याद है या दोबारा बता दूं? ये समझ में आ रहा है बेटा? ये कहाँ से आ गया? P4 इज ग्रेटर देन P3, P3 इज ग्रेटर देन P2। याद आ रहा है? यस सर। जो भी चीजें तुमने, जो प्रोसेसर तुमने इसको निकालने के लिए यूज किया था वही सेम प्रोसीजर तुम यहाँ पर भी फॉलो करोगे। अगर कोई क्वेश्चन दे दिया गया यहाँ पर 2 + 3 = 5 होता है, 2 + 6 = 8 होगा, तो 2 प्लस है ना, 2 + 8 क्या होगा? तो अगर तुम्हें एडिशन मालूम है तो आंसर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर बता दिया कि किस तरह से किया जाता है। मैंने यहाँ पर मेथोडोलॉजी बता दिया है कि किस तरह से निकालोगे। तो अगर एक बार तुमने निकाल लिया तो कोई भी ग्राफ कैसा भी दे दे निकाल लोगे ना बेटा। एक बार तुमने निकाल लिया तो अब तुम इसके लिए भी निकाल लोगे, गेले-सॉक लॉ के लिए भी निकाल लोगे, है ना। जो गेले-सॉक लॉ है उसमें भी कि कहाँ कहाँ पर क्या होगा निकाल लोगे ना बेटा। सर फिर ऐसे नहीं, जैसे कि अगर हम रियल लाइफ में अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सर ये वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा सर? टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा? नहीं देखो नहीं यहाँ, सर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये, हाँ सर मैं बता दूँ। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा? आ जाओ देख लो। तो तुमने क्या किया, यहाँ पर एक पिस्टन ले लिया, है ना। ये पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन यहाँ पर है। यहाँ पर तुमने लगा दिया पिस्टन, है ना। यहाँ पर नीचे तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा? तुम उसको एनर्जी दोगे ना, तुमने थर्मल एनर्जी दिया, ठीक है। अब यहाँ पर वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम V1 है। यहाँ तुमने प्रेशर क्या लगा दिया? प्रेशर यहाँ पर P1 है, ठीक है। अब क्या करोगे बेटा? अब यहाँ पर तुमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा? जो अंदर जो गैस पार्टिकल है उसका एनर्जी बढ़ जाएगा ना, बोलो। यस सर। जब इसका एनर्जी बढ़ जाएगा तो क्या करेगा? ये क्या करेगा बेटा? सर ऊपर जाएंगे पार्टिकल्स। ऊपर नहीं जाएगा, वॉल पर कोलाइड करेगा, ठीक है। धक्का लगाएगा, सब जितने भी वॉल है, जो दीवार है इस पर धक्का लगाएगा चारों तरफ। समझ में आ रहा है? तो ये तो फिक्स वॉल हो गया, ये सब, ये तो कहीं मूव नहीं करेगा।
तो मूवेबल पिस्टन ये ऊपर वाला है, तो ये ऊपर खिसकेगा धीमे धीमे। ऊपर खिसके तो क्या होगा, ऊपर खिसकने पर क्या होगा बेटा, क्या चिन्ह तुम्हें दिखाई देगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, है ना। हाँ, इसका मतलब तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम में क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर तुम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हो, बट कांस्टेंट प्रेशर ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वॉल्यूम विल इंक्रीज। ठीक है, ओके सर। और किसी कोई डाउट तो पूछ सकते हो। आगे चलते हैं, आगे है अवोगाद्रोस लॉ। तो अवोगाद्रो ने एक स्टेटमेंट दिया था जो तुमने क्लास 9th में पढ़ा था और मोरल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा है। तो अवोगाद्रो लॉ क्या होता है बेटा, एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ गैस। ठीक है, अमाउंट ऑफ गैस मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है सेम वॉल्यूम, ये भी तुमने पढ़ा था, वही क्या है अवोगाद्रो लॉ। सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है सेम वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम। तो यहाँ पर तुमने क्या किया, यहाँ पर अमाउंट से मिला है, तुमने वॉल्यूम को बढ़ा दिया तो क्या होगा, अमाउंट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर अमाउंट फिक्स कर दिया तो वॉल्यूम भी फिक्स हो जाएगा। इसका मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ गैस। अमाउंट ऑफ गैस मतलब नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, प्रोवाइडेड यहाँ पर दो कांस्टेंट होगा, प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, एसटीपी कंडीशन, ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे कांस्टेंट आएगा, V इज इक्वल टू Kn। ये तुम्हारा अवोगाद्रोस लॉ है। ठीक है, बस यहाँ पर ये स्टेटमेंट ही हम लोगों को जानना है, इससे काम चल जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ आता नहीं है अवोगाद्रोस लॉ में। अवोगाद्रोस लॉ में ये पूछा जाता है इक्वल नंबर ऑफ मोल्स है इक्वल वॉल्यूम, ये पूछता है इसका स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, अब फिर उस स्टेटमेंट को यूज करके हम लोगों ने यहाँ पे क्या बनाया, एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ गैस, हेंस V प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, V इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। पढ़ा है ना तुमने, इस इक्वेशन को यूज करके नंबर ऑफ मोल्स निकालते हो। ये अवोगाद्रोस लॉ, इसमें कोई ग्राफ वगैरह हम लोग को नहीं पढ़ना है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन टू कंडीशन भी यहाँ पर हम लोगों को नहीं जानना है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग को जानना है कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन, तो आइडियल गैस क्या होता है, पहले हम लोग ये जानेंगे कि आइडियल गैस क्या होगा, है ना। तो आइडियल गैस यहाँ लिखा है, वर्ड लिखा हुआ है आइडियल गैस। तो क्या होता है आइडियल गैस, तो आइडियल गैस के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, ए गैस दैट would obey Boyle's Charles law and Boyle's law under the condition of temperature and pressure is called ideal gas। तो जितना ऊपर लॉ हम लोगों ने पढ़ा है, अगर उस सब लॉ को कोई गैस फॉलो कर रहा है तो उसको आइडियल गैस बोलोगे, है ना, क्योंकि उस लॉ को फॉलो कर रहा है, जो लॉ तुमने बनाया उस लॉ को ट्रूली फॉलो कर रहा है, कोई डेविएशन नहीं हो रहा है, इसलिए उसको आइडियल बोलोगे, है ना। तो आइडियल गैस क्या होगा, जो लॉ तुमने बनाया गैस का, उस लॉ को फॉलो करने वाले गैस को आइडियल गैस बोलोगे, है ना। तो ये क्या है, ए गैस दैट वुड ओबे बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ अंडर द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड आइडियल गैस। तो मेनली अगर दो लॉ को फॉलो कर रहा है कोई गैस, तो वो थर्ड और फोर्थ लॉ को भी फॉलो करेगा, ऐसा देखा गया। इसलिए यहाँ पे दो लॉ को यूज किया गया है, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। तो अगर बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो वो डेल्सॉक लॉ को भी फॉलो करेगा, वो अवोगाद्रोस लॉ को भी फॉलो करेगा। या तुम इससे बोल सकते हो यहाँ पर द गैस दैट ओबे ऑल लॉ ऑफ गैसेस अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड आइडियल गैस। चारों के लिए बोल दो या फिर तुम केवल दो के लिए बोल दो, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के लिए, तो भी सही रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ बेटा, जितने भी लॉस को कंबाइन किया गया। ठीक है, जो लॉ ऊपर पढ़ा है हम लोगों ने उसको कंबाइन किया गया। यहाँ पे क्या लिखा गया है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स अकॉर्डिंग टू अवोगाद्रोस लॉ, है ना। फिर क्या हुआ, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। ठीक है, फिर तुमने क्या देखा था, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली टू नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ठीक है, जब इन तीनों कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ये तुम्हें मिलेगा, यहाँ पे लिखा गया है देखो, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ठीक है, और फिर अगर तुम प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल जो है उसको हटाओगे, यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी है उसको हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा v इज इक्वल टू आर। यहाँ पे जो कांस्टेंट आया उसको तुमने आर ले दिया, कैपिटल आर। ठीक है, v इज इक्वल टू आर एन टी डिवाइड बाई टी। प्रोसेस को रीअरेंज करोगे तो यह जाएगा pv इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, pv इज इक्वल टू एन आर टी, देखो यहाँ पर है, दिख रहा है, pv इज इक्वल टू एन आर टी, दिख गया बेटा ये। और इसी इक्वेशन को बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन। और ये जो आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल लॉ, जितने भी लॉ तुमने ऊपर पढ़ा था, अवोगाड्रो लॉ, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गेल-स्टोक लॉ, हर एक लॉ का कॉम्बिनेशन है आइडियल गैस इक्वेशन। हर एक लॉ यहाँ पर इंक्लूडेड है, इसलिए इसको आइडियल गैस इक्वेशन बोलोगे। यहाँ पर जो आर है बेटा, इस आर को क्या बोलते हैं, वेयर आर इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलोगे आर को। तो आर क्या है बेटा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ आर वाज फाउंड टू बी। ठीक है, द वैल्यू ऑफ आर वाज फाउंड आउट टू बी। तो आर का तीन वैल्यू तीन यूनिट में दिया गया, 1 2 3। ठीक है, तो तीन यूनिट में आर का वैल्यू दिया गया है। तो जो फर्स्ट यूनिट है ना, ये केमिस्ट्री का यूनिट है, और ये एसआई यूनिट, जो फर्स्ट यूनिट है ये एसआई यूनिट है। और केमिस्ट्री में हम लोग ये वाला यूनिट हम लोग यूज करेंगे, एसआई यूनिट ये नहीं है ना। तो जो फर्स्ट यूनिट है बेटा, यहाँ पे देखो, R इज इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो ये तुम्हारा एसआई यूनिट हो गया, क्योंकि यहाँ पर जूल है, जूल क्या होता है, एसआई यूनिट होता है। दूसरा क्या है, दूसरा देखो है ना, दूसरा क्या है, एटीएम लीटर में है, और एटीएम लीटर का यूज हम लोग केमिस्ट्री में करते हैं, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लीटर यूज होता है। तो एटीएम लीटर में इसका आर का वैल्यू होगा 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। और अगर कैलोरी की बात करोगे, कैलोरी ना तो एसआई है ना तो केमिस्ट्री में यूज होता है, तो कहीं अगर जरूरत होगा कैलोरी का तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे। जनरली थर्मोडायनेमिक्स में कैलोरी का हम लोग यूज करते हैं हीट वगैरह निकालने में। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में इस वैल्यू का यूज करेंगे, R इज इक्वल टू 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। तो देख लेते बेटा, जो R का यूनिट आया, यूनिट कैसे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और देख लेंगे गैस कांस्टेंट के बारे में डिटेल में थोड़ा सा। तो यहाँ देखो बेटा, PV इज इक्वल टू nRT में लिखा है। ठीक है, PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT। थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस R का वैल्यू, जो R का तीन वैल्यू दिया गया, कब कब यूज करोगे, कैसे यूज करोगे। अगर प्रेशर और वॉल्यूम, अगर प्रेशर एसआई में दिया गया मतलब पास्कल में दिया गया है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में दिया गया है। प्रेशर अगर पास्कल में दिया गया मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया गया है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में दिया गया हो, टेम्परेचर केल्विन में दिया गया हो, नंबर ऑफ मोल्स तो मोल्स में ही आएगा, इसका केवल एक ही यूनिट है मोल, और टेम्परेचर का तुम केल्विन यूनिट ही यूज करोगे हमेशा बार बार। बस प्रेशर और वॉल्यूम का यूनिट जो है वो चेंज होता रहेगा, प्रेशर और वॉल्यूम। तो अगर प्रेशर पास्कल में है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में है, तो पास्कल मीटर क्यूब क्या एसआई यूनिट, जो आर का वैल्यू होगा, आर का वैल्यू होगा 0.0821। ठीक है, ये रखोगे आर का वैल्यू। दूसरा केस देख लो, प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल टू nRT। तो अगर प्रेशर एटीएम में दिया गया हो, वॉल्यूम लीटर में दिया गया हो, n मोल्स में दिया गया हो, T केल्विन में दिया गया हो, ठीक है, तो R का क्या रखोगे यहाँ पर, प्रेशर एटीएम में, वॉल्यूम लीटर में। तो एटीएम लीटर यूज करोगे बेटा, यहाँ देखो एटीएम लीटर लिखा है ना, एटीएम लीटर, तो R का वैल्यू क्या होगा 0.0821, ये आएगा। थर्ड कंडीशन देख लेते हैं, थर्ड में है PV इज इक्वल टू nRT।
अगर पीवी का वैल्यू कैलोरी में दिया गया, इसलिए जो प्रेशर मल्टीप्लाइड में वॉल्यूम होता है ये होता है एनर्जी। ठीक है, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम क्या होगा, एनर्जी। एनर्जी यूनिट क्या होता है, जूल हो सकता है। यहाँ पर तुमने क्या लिखा है, यहाँ पर पास्कल मीटर क्यूब क्या होगा, ये जूल होगा। देखो यहाँ पर जूल है ना, और जूल को तुम क्या कर सकते हो, जूल को तुम कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हो ना। इसका मतलब तो अगर पीवी का वैल्यू हो, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है ये कैलोरी में दिया गया है। ठीक है, अगर कैलोरी में दिया गया हो तो आर का वैल्यू क्या रखोगे, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। इसका यूज रेयर होता है, इसका यूज नहीं होता। ठीक है, हमें कहीं दिखाई नहीं देगा कि तुम कैलोरी में यूज कर रहे हो। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग यूज करते हैं, तो मोस्टली यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, यूनिट नंबर 2। आर का वैल्यू क्या होगा, 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। तो याद रखो, तीनों यूनिट याद रखना, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, याद तो तीनों ही करना है, लेकिन यूज किसका ज्यादा होगा, सेकंड यूनिट का यूज बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, यूनिट कैसे निकालोगे, यूनिट कैसे निकालोगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो PV इज इक्वल टू nRT। R क्या होगा, R इज इक्वल टू PV डिवाइड बाई NT, है ना। तो अगर PV का वैल्यू दिया गया है, प्रेशर पास्कल में दिया गया हो, वॉल्यूम यहाँ पर लीटर क्यूब में दिया गया, तो PV क्या हो जाएगा, जूल। ठीक है, जूल हो गया। नंबर ऑफ मोल्स डिनोमिनेटर में तो क्या होगा, पर मोल। टेम्परेचर डिनोमिनेटर में तो क्या होगा, पर केल्विन। तो क्या होगा, जूल पर मोल पर केल्विन। अगर प्रेशर यहाँ पर एटीएम में दिया गया हो, वॉल्यूम लीटर में दिया गया हो, है ना, प्रेशर एटीएम में दिया गया हो, वॉल्यूम लीटर में दिया गया हो, एटीएम लीटर हो जाएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या बेटा, मोल पर केल्विन। ठीक है, इस तरह से हम लोग यूनिट निकालते हैं। तो आर तुमने देख लिया, यहाँ पर इस तरह से यूनिट निकाल सकते हो। तो ये तीनों यूनिट यहाँ पर दिया गया है, जूल पर मोल पर केल्विन, लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। हाँ बेटा पूछो, क्या पूछ रहे हो। सर आर के ऐसे यूनिट कब यूज करते हैं, आर का ऐसा यूनिट जब, आर का ऐसा यूनिट कब यूज करोगे बेटा, जब प्रेशर पास्कल में दिया गया हो, वॉल्यूम मीटर क्यूब में दिया गया हो। तो आर का वैल्यू ऐसा यूनिट यहाँ पे, ये ऐसा यूनिट फर्स्ट यूनिट तुम यूज करोगे। और किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, आगे बढ़ रहा हूँ, डाउट नहीं है तो आगे हम लोग पढ़ना है बेटा। आगे रिलेशन बिटवीन मोलर मास एंड डेंसिटी फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, ये देखना है, रिलेशन बिटवीन मोलर मास एंड डेंसिटी। मोलर मास और डेंसिटी में क्या रिलेशन हम लोग यहाँ पर देखेंगे, बहुत ही आसान सा रिलेशन है। तो देखो, तुम्हें मालूम है PV इक्वल टू nRT होता है, PV इक्वल टू nRT ये होता है। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, है ना। ये W क्या है बेटा, गिवन मास ऑफ गैस, M क्या है, मोलर मास, यहाँ पर मोलर मास, समझा रहे बेटा। W है गिवन मास और M है मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स को इस फॉर्मूले से चेंज कर दो, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, रख दिया। गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास तुमने रख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे, जो मोलर मास है ना, मोलर मास को इस साइड ले आओ, वॉल्यूम को डिवाइड कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, PM इज इक्वल टू W बाई V। वॉल्यूम से तुमने डिवाइड कर दिया, गिवन मास डिवाइड बाई वॉल्यूम आ गया। ठीक है, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाई वॉल्यूम इनटू RT। तो गिवन मास डिवाइड बाई वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है ना। डेंसिटी फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, सॉरी वॉल्यूम, ये होता है ना डेंसिटी का फॉर्मूला। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, गिवन मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो अब तुम यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इसकी जगह पे तुम लिख सकते हो डेंसिटी D रख सकते हो। यहाँ पे डेंसिटी D रख दिया गया, क्या आ जाएगा, PM इज इक्वल टू DRT आ जाएगा। यस सर। D के लिए सॉल्व कर दो, D इज इक्वल टू PM बाई RT। तो डेंसिटी ऑफ गैस इज इक्वल टू क्या होगा, PM बाई RT, वेयर M इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ गैस। M यहाँ पर मोलर मास ऑफ गैस है। M क्या है बेटा,
m इज इक्वल टू मोलर मास। और d क्या है, d इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस। ठीक है, तो सेम डेरिवेशन यहाँ पर दिया गया है, बिल्कुल सेम ही है, कुछ डिफरेंस यहाँ पर नहीं। तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और ये दो चीजें तुम लिख लोगे यहाँ पर, m इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ गैस, d इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस। नोट कर लिया? नोट कर लिया तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 लिखा हुआ है, इसको पढ़ोगे तुम लोग। पढ़ो बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 1 को पढ़ो। What is the increase in volume when temperature of 600 ml of air increases from 27 degrees Celsius to 47 degrees Celsius under constant pressure? इंक्रीज इन वॉल्यूम बताना है, तुमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अंडर कांस्टेंट प्रेशर दिया गया है। ठीक बेटा, तो अब यहाँ पर कोई लॉ तुम्हें नहीं लगाना, बस आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करके तुम निकाल सकते हो। ठीक है, देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे तुम। पहले तुम लोगों ने देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा क्वेश्चन को ढंग से, तो इसके बाद में चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं कैसे सॉल्व करेगा। व्हाट इज द इंक्रीज इन वॉल्यूम व्हेन द टेम्परेचर ऑफ 600 ml ऑफ एयर। तो यहाँ पर वॉल्यूम V1 दिया गया, V1 इज इक्वल टू 600 ml दिया गया है। ठीक है, एयर इंक्रीजेस फ्रॉम मतलब दिया गया है 27 डिग्री से, मतलब T1 हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस, या फिर तुम लिख सकते हो T1 इज इक्वल टू कैपिटल T1 इज इक्वल टू 300 केल्विन। ये कहां से आ गया? 300 केल्विन कहां से आ गया? 300 केल्विन कहां से आ गया? सेल्सियस प्लस 273। तो ये जो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इसको तुमने केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में केल्विन चलता है, डिग्री सेल्सियस का यूज नहीं होता। तो T1 इज इक्वल टू 300 केल्विन। अब तुम्हें निकालना है V2। V2 क्या होगा? ये निकालना है, T2 दिया गया है, T2 इज इक्वल टू 47 प्लस 273। ठीक है, केल्विन। तो क्या हो जाएगा बेटा? 7 प्लस 3 10 0 हो जाएगा, तो 7 प्लस 4 11 प्लस 12 और 320 हो जाएगा। 320 केल्विन पर क्या होगा वॉल्यूम, ये तुम्हें निकालना है। ठीक है, तो एक कंडीशन ये दे दिया गया, दूसरा कंडीशन ये दिया गया है, और बाकी सब कांस्टेंट होगा। भाई देखो, नंबर ऑफ मोल्स बारे में कुछ नहीं दिया, प्रेशर के बारे में कुछ नहीं दिया गया है, नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर के बारे में कुछ नहीं दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पर VT दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है, टेम्परेचर दिया गया है, प्रेशर कांस्टेंट। तो कौन सा लॉ होगा? चार्ल्स लॉ है ना। तो टेम्परेचर का तुम बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ये चार्ल्स लॉ है। हम लोग यहाँ पर लॉ का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे तुम चार्ल्स लॉ का यूज कर सकते हो। यहाँ पर चार्ल्स लॉ क्या होगा? V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो कंडीशन रिलेशन बिटवीन टू कंडीशन क्या होगा? V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। तो यहाँ से तुम V2 निकाल सकते हो ना? यस सर। तो यहाँ से तुम V2 निकाल लो जो भी तुम्हें निकालना होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर चार्ल्स लॉ का यूज बिना किए हुए हम लोग निकालेंगे। ठीक है, मान लो तुम्हें एग्जाम में आ गया क्वेश्चन और तुम्हें याद नहीं आ रहा चार्ल्स लॉ क्या होता है ना। चार लॉ तुमने पढ़ लिया, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कहाँ पर चार्ल्स लॉ, कहाँ पर गेरिसॉक लॉ आ जाएगा। तो इसके लिए तुम्हें क्या यूज करना होगा बेटा? आइडियल गैस इक्वेशन। तो जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो हर एक लॉ के लिए वैलिड है, चाहे वो चार्ल्स लॉ हो, चाहे गेरिसॉक लॉ हो, चाहे अवोगाद्रोज लॉ हो, है ना। तो हम लोग हर एक कंडीशन के लिए हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करेंगे। तो कंडीशन नंबर 1 क्या था? वॉल्यूम यहाँ पर V1 है, टेम्परेचर T1 है, तो यूज PV इक्वल टू nRT। PV इक्वल टू nRT फॉर कंडीशन नंबर 1। तो यहाँ पर प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर तुमने P ले लिया। वॉल्यूम यहाँ पर V1 है, V1 तुमने ले लिया, V1 है ना, V1 तुमने ले लिया यहाँ पर V1। नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, आर तो गैस कांस्टेंट है ही। टेम्परेचर यहाँ पर T1 है, तो ये कंडीशन नंबर 1 हो गया। कंडीशन नंबर 2 पे आ जाओ। फिर से आप देखो PV इक्वल टू nRT यूज करोगे,
है, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन है। तो सेकंड कंडीशन के लिए प्रेशर क्या कांस्टेंट है हमेशा। वॉल्यूम कितना हो गया बेटा, देखो वॉल्यूम V2 हो गया, वॉल्यूम V2, नंबर ऑफ मोल्स N हो गया, R का वैल्यू R रह गया, और टेम्परेचर यहाँ पर क्या है T2 तुमने ले लिया। ठीक है, तो ये तुम्हारा रिलेशन नंबर 1 हो गया। रिलेशन नंबर 2, दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा बेटा, PV1 डिवाइड बाई PV2 इज इक्वल टू nRT1 डिवाइड बाई nRT2, ये मिलेगा। ये आ रहा है बेटा। तो V1 बाई T2 इज इक्वल टू T1 बाई T2, तो जो वैल्यू है यहाँ पर रख देते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो V1 का वैल्यू है 600, V2 निकालना है, T1 का वैल्यू है 300, T2 का वैल्यू है 320। तो फ्रॉम हियर V2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो हम लोग निकाल लेंगे, है ना। तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पर बगल में, V2 का वैल्यू। तो V2 का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ, ये 600 मल्टीप्लाइड बाई 320 डिवाइड बाई 300, है ना, इक्वल टू, तो 640 ml आ रहा है। V2 इज इक्वल टू 640 ml। तो ये ml तुमने निकाल लिया, 640 ml, है ना। तो जो वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना होगा बेटा, अगर तुम निकालोगे इंक्रीज इन वॉल्यूम, 40, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम यहाँ पर 640 है, इनिशियल वॉल्यूम कितना था बेटा 600, तो आंसर कितना हो जाएगा 40 ml। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में कितना इंक्रीज हुआ, पहला तुम्हारा वॉल्यूम था 600, फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 640 हो गया फाइनली, है ना। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना होगा, इंक्रीज वॉल्यूम हो जाएगा तुम्हारा 40 ml। ठीक है, इसमें सर ml को कन्वर्ट नहीं करेंगे हम, कर दो तुम्हारी इच्छा हो तो। ठीक है, हमारी इच्छा हो तो ml को लीटर में कन्वर्ट करके रख दो आंसर। आंसर में देखोगे ना, अगर मान लो 4 ऑप्शन दिया गया है ABCD, अगर मान लो आंसर ml में दिया गया तो ml रहने दो, अगर आंसर लीटर में दिया गया तो लीटर में कन्वर्ट कर लो, अगर आंसर सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है, मीटर क्यूब में दिया गया है, तो उसमें उस हिसाब से तुम चेंज करके आंसर को टिक करोगे। ठीक है, आगे चले। अच्छा, कुछ लोगों को डाउट होगा कि यहाँ पर जो मैंने वैल्यू रखा है 600 और यहाँ पर 320, यहाँ पर जो 600 ml है इसको मैंने लीटर में क्यों नहीं चेंज किया इस फॉर्मूले में। देखो बेटा, यहाँ पर जो तुम यूज कर रहे हो ये रेशियो है, यहाँ पर अगर तुम इसको लीटर में चेंज करोगे तो यहाँ पर नीचे वाला ये क्या होगा, V2 भी क्या होगा, इसको लीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो जो कन्वर्जन फैक्टर वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम जो कन्वर्जन फैक्टर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ml को लीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन को पढ़ो करो। At which of the four conditions the density of nitrogen will be the largest? नाइट्रोजन का डेंसिटी कब लार्जेस्ट होगा, STP। दूसरा कंडीशन दिया गया 273 + 2 ATM, 546 केल्विन 1 ATM, 546 केल्विन + 2 ATM। सर वो क्वेश्चन दिखा दीजिए। देख लो बेटा, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या यहाँ रखोगे, डेंसिटी का फॉर्मूला से कंपेयर कर लोगे। डेंसिटी होता है रोज D इक्वल टू डेंसिटी D इक्वल टू PM/RT।
है ना। आर कांस्टेंट है, नाइट्रोजन के लिए एम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो डी प्रोपोर्शनल टू प्रेशर डिवाइड बाय टेम्परेचर, मतलब प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए, और हायर डेंसिटी प्रेशर मस्ट बी हायर एंड टेम्परेचर मस्ट बी लो। तो हायर प्रेशर एंड लो टेम्परेचर किस कंडीशन में तुम्हें देखना होगा। एसटीपी क्या होता है, एसटीपी 273 केल्विन 1 एटीएम, 180। ठीक है, ये होता है एसटीपी। तो हायर प्रेशर कहां पर है, बी और डी में है, बी डी में लोअर टेम्परेचर कहां पर है, बी में है, बी। तो आंसर क्या होगा, बी। बस कंपेयर करके लिख देना है। तो यहाँ दिया गया है डेंसिटी ऑफ गैस इज गिवन बाय, यहाँ पर रो लिख दिया डेंसिटी को, चाहे रो लिखो चाहे डी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिंबल तुमने चेंज कर दिया है। So density D is equal to PM by RD. Obviously, the choice that has greater pressure, greater P by V would have greater density. So hence answer B is correct. P by T ratio निकाल लो, जब P by T ratio जहाँ पर ज्यादा होगा वो वैल्यू ज्यादा होगा। तो ऑप्शन ए में देख लो, यहाँ पर ऑप्शन ए में P क्या है 1 और T क्या है 273। P में क्या है, प्रेशर यहाँ पर 2 दिया गया है और टेम्परेचर क्या दिया 273। सी में क्या है, सी में 1 डिवाइड बाई 546। डी में क्या है, डी में लिखा गया है 2 डिवाइड बाई 546, ठीक है। देख लो कहाँ पर वैल्यू ज्यादा आ रहा है, जो रेशियो जहाँ पे ज्यादा होगा डेंसिटी वहाँ पर ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब जैसे जो रेशियो बी है, रेशियो बी हाईएस्ट है, आंसर होगा बी पार्ट। किसी कोई डाउट और है तो पूछ सकते हो। डाउट है बेटा किसी को, नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो, यहाँ पर दिया गया है एन ओपन बल्ब कंटेनिंग एयर, ओपन बल्ब कंटेनिंग एयर at 19 degrees Celsius was cooled to a certain temperature at which the number of moles of gas molecule increased by 25%. What is the initial temperature? तो इसको होमवर्क नोट कर लो, तुम लोग घर से करके आना, ठीक है। कर लोगे इसको, एक और है इसको भी नोट कर लो। यस सर, ट्रैक करेंगे इसको भी, इन दोनों का स्क्रीनशॉट लो तुम सब। A certain mixture of helium and argon weighing 5 gram occupies a volume 10 liter. At 25 degrees Celsius and 1 atm pressure, what is the composition of mixture in mass percentage? तो ये लास्ट वाला मैं कर दे रहा हूँ, निकल दिन दो होमवर्क हो जाएगा। तो मैं इसको बता दे रहा हूँ, ये तुम्हारा होमवर्क के लिए है ना, ये वाला तुम्हारा हो जाएगा होमवर्क, ठीक है। तो ये होमवर्क हो जाएगा, बाकी सब तुम कर लेना। ये होमवर्क हो गया, इसको मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। A certain mixture of helium and argon weighing 5 ग्राम, तो कितना दिया गया है तुम्हें नहीं मालूम, उसका जो कंबाइंड मास है वो दिया गया है, हीलियम और आर्गन का कंबाइंड मास दिया गया है। तो मिक्सचर यहाँ पर किसका दिया गया बेटा, मिक्सचर दिया गया है हीलियम और आर्गन का, ठीक है, वेइंग 5 ग्राम। तो मान लेते हैं इसका जो मास दिया गया है, नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं, तो यहाँ पर इसका मास लेते हैं W ग्राम, W1, इसका ले लेते हैं W2। हीलियम का मास तुमने कितना लिया है W1, आर्गन का W2 ले लिया। तो दोनों का जो मास है तो कितना दिया गया बेटा 5 ग्राम। इसका मतलब क्या हो जाएगा W1 प्लस W2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। W1 प्लस W2 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। इतना किसी को इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो।
W1 प्लस W2 इक्वल टू 5 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन है? स्पीकर ऑफ कर लो अपना, माइक वगैरह जो भी है ना। तो ये तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया, क्वेश्चन नंबर रिलेशन नंबर 1 में लिख लिया यहाँ पर रिलेशन नंबर 1। ठीक बेटा, फिर दूसरा क्या दिया गया यहाँ पर, तो ऑक्यूपाइज वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर 25 डिग्री सेल्सियस प्रेशर। तो प्रेशर यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर वॉल्यूम दिया गया है। ठीक है, तो प्रेशर और वॉल्यूम पर जो नंबर ऑफ मोल्स है, अरे यहाँ पर जो वॉल्यूम में वॉल्यूम दिया गया है, एक मिनट क्या हो गया, कभी कभी सेलेक्ट नहीं होता कलर इसमें। इस साइड इसमें कर दे रहा हूँ। ठीक है, इस वाले स्क्रीन पर मैं कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन तुमने देख लिया होगा। यहाँ पे फर्स्ट रिलेशन तुम्हें क्या मिला बेटा, यहाँ पे फर्स्ट रिलेशन में मिला W1 प्लस W2 इज इक्वल टू W1 प्लस W2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये फर्स्ट रिलेशन तुम्हें मिल गया, रिलेशन नंबर 1 तुमने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, ये एक बार बता दीजिए क्वेश्चन मैं यही पे कॉपी कर ले रहा हूँ। सिलेक्ट होने लगा क्या? ठीक है, ये हो गया। देखो यहीं पर तो यहाँ पर दिया गया है सर्टेन मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड आर्गन वेइंग 5 ग्राम। तो हीलियम का मास तुमने W1 ले लिया, आर्गन का मास तुमने W2 दे लिया, W1 प्लस 5 ग्राम, ये दिया गया क्वेश्चन में। इसमें कुछ बताना नहीं मुझे, ये क्वेश्चन में दिया गया है सर्टेन मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड आर्गन वेइंग 5 ग्राम। ये कुछ मैंने अपने तरफ से नहीं बोला। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, इसको तुम्हें लिख दिया रिलेशन नंबर 1। रिलेशन नंबर 2 पे आते हैं, वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर। यहाँ पे जो वॉल्यूम है, जो टोटल वॉल्यूम यहाँ पर होगा हीलियम और आर्गन का, वो 10 लीटर है। ठीक है, जो टोटल वॉल्यूम है यहाँ पर, वॉल्यूम इज इक्वल टू 10 लीटर। टेम्परेचर कितना दिया है? टेम्परेचर यहाँ दिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 298 केल्विन। ठीक है, प्रेशर यहाँ पर दिया गया है, प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, वॉल्यूम दिया गया है, टेम्परेचर दिया गया है, प्रेशर दिया गया है। वॉल्यूम यहाँ पर लीटर में दिया गया है, प्रेशर यहाँ पर एटीएम में दिया गया है। यूज करोगे PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT यूज करोगे। प्रेशर किस में दिया गया है? प्रेशर देखो यहाँ पे ध्यान से, एटीएम में दिया गया है। वॉल्यूम लीटर में, तो R का वैल्यू क्या रखोगे बताओ जल्दी से? 0.081 0.0821 रखोगे R का वैल्यू। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पर 298 केल्विन दिया गया है। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकल आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल गैसेस। हीलियम और आर्गन जो नंबर ऑफ मोल्स वो निकल आएगा। रख देते हैं वैल्यू, प्रेशर 1 atm, वॉल्यूम यहाँ दिया गया है 10 लीटर, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, R का वैल्यू 0.0821। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पे होगा 298। यहाँ से सॉल्व करोगे n के लिए, इसको सॉल्व करोगे n के लिए, तो यहाँ पर n का वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ। n का वैल्यू कितना आएगा? तो 10 डिवाइड कर रहे हो 0.0821 डिवाइड कर रहे हो 298 से, 298 से डिवाइड करो 298। ठीक है, ये ना फिर से देख लो यहाँ पर 10 लीटर, क्या वॉल्यूम हो गया यहाँ पर 10 लीटर डिवाइड बाई 0.0821 डिवाइड बाई 298। ठीक है, ये जो वैल्यू यहाँ पर आएगा n का वैल्यू आएगा 0.4087 मोल। ठीक है, तो जो मोल्स है यहाँ पर तुमने निकाल लिया, जो टोटल मोल्स है, इतना समझ में आ रहा है बेटा? मोल्स तुमने निकाल लिया, लिखोगे मोल्स ऑफ आर्गन, मोल्स ऑफ आर्गन एंड हीलियम
दोनों का मोल्स क्या होगा यहाँ पर 0.4087। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना? तुमने यहाँ पर क्या निकाला था, देखो ऊपर W1 + W2 = 5। तो तुमने हीलियम का मास कितना लिया था? हीलियम का मास तुमने लिया W1, है ना? हीलियम का मोलर मास कितना होता है? 4 होता है ना? तो W1 + 4 क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम क्या होगा बेटा? W1 / 4। ये समझ में आ रहा है बेटा? ये मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, W1/4 कहाँ से आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। दूसरा निकालेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर्गन। क्या लिखूं मैं यहाँ पर? 5 - W1 W2 लिखोगे यहाँ पर। W2 डिवाइड बाई क्या होगा? मोलर मास ऑफ आर्गन। 40। तो आर्गन का मोलर मास कितना होता है? 40 होता है। ये जो तुमने बोला मैंने लिख दिया यहाँ पर 40। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स तुमने लिख दिया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर्गन इज इक्वल टू 0.4। ये तो है ना टोटल नंबर ऑफ मोल्स आर्गन एंड हीलियम इज इक्वल टू 0.4087। तो यहाँ पर जो W2 है, W2 का वैल्यू रख दो। W2 का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर? W2 इज इक्वल टू क्या होगा? हाँ, 5 - W1। तो ये हो जाएगा 5 - W1। ठीक है, W2 का जो वैल्यू होगा, W2 इज इक्वल टू 5 - W1। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर्गन इज इक्वल टू 5 - W1 डिवाइड बाई 40। ठीक है, ये लिख दिया यहाँ पर। तो जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर्गन इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर? देखो 0.4087। दोनों का नंबर ऑफ मोल्स यहाँ रख दो। तो हीलियम का नंबर ऑफ मोल्स तुमने क्या लिखा? W1 डिवाइड बाई 4। आर्गन तुमने क्या लिखा? 5 - W1 डिवाइड बाई 40 इज इक्वल टू 0.4087। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो ना? ये क्वेश्चन बन गया तुम्हारा। यस चलिए सर। यहाँ पर x डिवाइड बाई 4 प्लस 5 - x डिवाइड बाई 40 इज इक्वल टू 0.4087। ये इक्वेशन हो गया तुम्हारा। x में एक लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना होगा तुम्हें। सॉल्व करते ही जो वैल्यू है आ जाएगा, है ना? तो सॉल्व करोगे, इसका जो वैल्यू है निकल आएगा। ठीक बेटा, यहाँ पर कुछ गड़बड़ लिख रहा है तो यहाँ पर सही नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। या सॉल्व कर लोगे तुम? कर लोगे ना? तुमने पढ़ा ही होगा। यस सर। तो सॉल्व कर लेना तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो x का वैल्यू निकल आएगा तो y का यहाँ पर W1 भी आ जाएगा, W2 भी आ जाएगा। तो जो कंपोजिशन तुम्हें मिल जाएगा, व्हाट इज कंपोजिशन इन परसेंटेज, तो निकाल के बताओ कितना आ रहा है। ये मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। x डिवाइड बाई 4 प्लस 5 डिवाइड बाई 40 माइनस x डिवाइड बाई 40 इक्वल 0.4087। x डिवाइड बाई 4 माइनस x डिवाइड बाई 40 इज इक्वल टू 0.4087 माइनस 5 डिवाइड बाई 40 1 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। ये 1 डिवाइड बाई 8। ठीक है, और यहाँ पर ये करोगे इसको तो जो 9 डिवाइड बाई 40 हो जाएगा। 9x डिवाइड बाई 40 इज इक्वल टू, ये हो जाए 9x डिवाइड बाई 40। सही है ना? मैंने सही लिखा है ना? ये 9x डिवाइड बाई 40 इज इक्वल टू, ये कितना आ रहा है? हो जाएगा 0.4087 माइनस 1 डिवाइड बाई 8। ये आ जा रहा है 0.2837।
तो यहाँ से x आ जाएगा 0.2837 मल्टीप्लाइड बाई 40 डिवाइड बाई 9, है ना। तो ये वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, तो x का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.02837 मल्टीप्लाइड बाई 40 डिवाइड बाई 9, तो 1.2609 ग्राम आ गया। तो ये x है, x मतलब W1 है, तो W इज इक्वल टू 1.2609, तो W2 क्या हो जाएगा, W2 इज इक्वल टू 5 माइनस W1 इज इक्वल टू 5 माइनस, है ना। तो निकाल लोगे यहाँ पर, तो W1 का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 5 माइनस 1.2609, 3.7 समथिंग आ गए ग्राम, ठीक है। तो W1 मिल गया, W2 मिल गया, तो परसेंटेज कंपोजिशन मिल जाएगा। तो परसेंट ऑफ हीलियम कितना होगा, मास ऑफ हीलियम W1 डिवाइड बाय W1 प्लस W2 मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंट ऑफ आर्गन कितना होगा, परसेंट ऑफ आर्गन इज इक्वल टू W2 डिवाइड बाय W1 प्लस W2 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। निकाल लोगे ना ये परसेंटेज निकालना है यहाँ पर, तो मैं निकाल देता हूँ, तो तुम लोग नहीं तो बोलोगे सर अधूरा छोड़कर चले गए, ठीक है। इसको निकाल लेते हैं। तो W1 तुमने निकाल लिया 1.2, W1 प्लस W2 5 ग्राम तुमने लिखा था, मल्टीप्लाइड बाई 100 किया जाएगा 24%, और इसको 100 से दो ही चीज़ है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 100 माइनस 24 हो जाएगा। 100 माइनस 24 कितना होता है 74, 74% हो जाएगा, ठीक है। तो 74% ये आ जाएगा, 24%, निकाल कर लिख लेते हैं नीचे, निकाल कर देखो तो वही आएगा। तो 3.739 डिवाइड बाई 76%। अच्छा वो गड़बड़ मैंने लिख दिया, 76 होगा वो, 100 माइनस 24 76 होता है, डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 100, 74 कहाँ से आ गया, तो वो वाला ऊपर एक्स्ट्रा जो भी है कर लेना तुम, ठीक है। यहाँ मैंने वैल्यू पूरा नहीं लिखा, यहाँ पे देखो 1.2 लिखा, 609 मैंने नहीं लिखा है, तो 609 यहाँ लिखोगे पूरा वैल्यू एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। तो कर लेना तुम लोग, मैंने यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखा है, तो इसलिए यहाँ पर इस तरह से वैल्यू आ रहा है, ठीक है। कर लोगे बेटा, तो यह आ जा रहा है अप्रॉक्सीमेटली 25, इसको मैं 25 बोल दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 25, हो जाएगा 75 अप्रॉक्सीमेटली। इसका एकेडमी तुम निकाल सकते हो, तो कैलकुलेटर है यहाँ पर, तो कर सकते हो। इसमें किसी कोई डाउट था पूछ सकते बेटा, यहाँ से यहाँ तक इस क्वेश्चन में बड़ा लंबी क्वेश्चन था, डाउट नहीं है ना। स्टेप वाइज मैंने सॉल्व किया, पूरा मैंने सॉल्व किया था ऊपर से लेकर नीचे तक। नो सर। आगे हम लोग पढ़ना है पेलोड क्या होता है। ये क्वेश्चन होमवर्क है, ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया था ना, होमवर्क में तुम लोगों को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करके आना है इस क्वेश्चन को, और कुछ डीपीपी में दे दूंगा, क्योंकि अब छुट्टी भी है, जन्माष्टमी है, 15 अगस्त है, तो प्रैक्टिस करते रहना। पेलोड क्या होता है देखो, तो पढ़ना है पेलोड। व्हेन ए बैलून इज buoyant, it can take along some weight into the upper atmosphere. The maximum weight of balloon that can carry along is called its payload. तुमने बड़े बड़े बैलून देखा होगा उड़ते हुए आकाश में, है ना, इस तरह से बैलून, उसमें एक आदमी बैठा रहता है, इस तरह से टोकरी में आदमी यहाँ पर बैठा रहता है ना, समझ में आ रहा है बेटा। और यहाँ पर गैस जलता रहेगा, इसको हीट करते जो बैलून है ऊपर उड़ता है। तो यहाँ पर जो मास यहाँ पर आदमी या फिर जो टोकरी उपरी है, इसे बोलते हैं पेलोड, पेलोड, ठीक है। कि कितना मास तुम उठा सकते हो इस बैलून के थ्रू,
बैलून तो बहुत बड़ा है, यहाँ पर जो तुमने मास उठाया वो छोटा सा होता है, बहुत बड़ा बैलून ये होता है ना बेटा। तो तुमने डायग्राम में या पिक्चर में या फिर यहाँ पर इंटरनेट पर देखा होगा, सर्च किया होगा बैलून को, दिखा है ना बेटा ये, या फिर मैं पहली बार बता रहा हूँ तुम लोगों को, ऐसा तो नहीं है ना? यस। हाँ, तो इसको पेलोड बोलते हैं। यहाँ पर जो बैठा हुआ है ना, यहाँ पर छोटा सा ये जो वेट यहाँ पर है, इसको तुम पेलोड बोलोगे। तो कितना तुम वेट उठा सकते हो, है ना, उसे तो तुम्हें यहाँ पर काउंट करना है। तो पेलोड क्या होगा बेटा? पेलोड मतलब कितना तुम उठा सकते हो, इट इज इक्वल टू वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, कितना एयर को तुमने यहाँ से हटाया है। जहाँ पर यहाँ पर ये बेटा जो बैलून आया है बेटा, ये बैलून कहाँ पर आया? पहले तो यहाँ पर स्पेस था, स्पेस मतलब एयर रहा होगा, उस एयर को वैकेंट किया, हटा दिया, अब वहां पर बैलून आ गया। तो जो एयर डिस्प्लेस हुआ होगा उस एयर का कुछ मास तो होगा ना, होगा कि नहीं मास बेटा एयर का? So payload equal to weight of the air displaced, कितना एयर को डिस्प्लेस किया गया इस बैलून के थ्रू, माइनस वेट ऑफ बैलून, ये जो बैलून है बैलून का वेट कितना है, बैलून का भी कुछ मास होगा, ठीक है, प्लस वेट ऑफ गैस इट कंटेन्स, यहाँ पर जो लाइटर गैस तुमने फिल किया है बैलून के अंदर, है ना, वो कितना होगा तो तुम्हें निकालना है। ठीक है, एक्चुअली क्या है, इसको तुम बैलेंस किया गया है, यहाँ तुम देखोगे तो यहाँ पर जो अंदर गैस डिस्प्लेस हुआ है, दैट डिस्प्लेस्ड एयर इज इक्वल टू द टोटल मास। ठीक है, तो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर इज इक्वल टू मास ऑफ बैलून प्लस मास ऑफ पेलोड प्लस मास ऑफ गैस इनसाइड द बैलून। देखो बेटा फिर से देख लो, यहाँ पर समझ में आ जाएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं है। पहले यहाँ पर क्या था बेटा, कुछ नहीं है तो मतलब एयर है, ठीक है, एयर है यहाँ पर। अब इस एयर को डिस्प्लेस किया गया, कैसे डिस्प्लेस किया गया? इस बैलून के थ्रू, ठीक है, इस बैलून के थ्रू इस एयर को डिस्प्लेस किया गया, ये तुम्हारा पेलोड है। ठीक है, तो टोटल मास ऑफ बैलून प्लस पेलोड कितना होगा, निकाल लोगे? तो टोटल मास इज इक्वल टू मास ऑफ बैलून प्लस मास ऑफ पेलोड, और साथ में बैलून के अंदर कोई गैस तो होगा ना, बैलून तो पिच का होता नहीं है, खुला रहता है, मतलब बैलून के अंदर कोई गैस है, तो गैस का भी तो मास होगा, प्लस मास ऑफ गैस इनसाइड बैलून। ठीक है, इनसाइड बैलून, और ये जो बैलून है एयर को डिस्प्लेस किया, तो जो मास ऑफ एयर इसी की इक्विवेलेंट होता है, इक्वल टू द मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड। ठीक है, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, तो दिस इज इक्वल टू दिस, है ना। तुम्हें निकालना क्या है? मास ऑफ पेलोड, जो पेलोड है तो पेलोड यहाँ से आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लोगे तो पेलोड ये आ जाएगा, पेलोड इक्वल टू वेट ऑफ एयर या मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड माइनस वेट ऑफ बैलून प्लस वेट ऑफ गैस इनसाइड बैलून। समझ में आ रहा है बेटा जो मैं बोल रहा हूँ? यस। Yes. इसको समझ में दोबारा पूछ सकते हो, पूछ लो बेटा दोबारा। समझ में आ गया सबको तो आगे बढ़ जाऊं मैं? Yes. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आगे बढ़ जाऊंगा डाल्टन्स लॉ। नेक्स्ट क्लास में को क्या पढ़ना है लोगों को? नेक्स्ट क्लास में लोग पढ़ेंगे डाल्टन्स लॉ, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा। तो ग्राम्स लॉ देखेंगे और डाल्टन्स लॉ देखेंगे। ठीक है, ग्राम्स लॉ का क्वेश्चन करना है, डाल्टन्स लॉ क्वेश्चन करना है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, तो ये तीन चीजें हम लोगों को नेक्स्ट क्लास में देखना होगा। ठीक है, ठीक बेटा, तो तीन चीज थोड़ा सा तुम एनसीईआरटी से पढ़ कर आओगे, थोड़ा इजी रहेगा तुम लोगों के लिए, क्वेश्चन पूछ सकते हो, है ना।